बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि हम अपना एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे जिसके अंदर हम लोग डाटा को लाके एनालाइज करना चाहते हैं। तो 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनमें से हमने जो पिक किया है दैट इज़ पाइथन इस वजह से क्योंकि इट्स अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसको और भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज़ वेरी वाइड स्प्रेड अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और आप इसके अंदर अगर कोड लिखते हैं तो कल को आप इसको अपने लार्जर सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड भी कर सकते हैं। बहुत सारे फ़वायदे हैं, उस पर हम नहीं जा रहे। ऑल्टरनेटिव्स भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। आर लैंग्वेज है जो कि स्टेटिस्टिशियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। यू हैव सम साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ वालों को सॉफ्टवेयर पसंद है। SPSS है, स्ट्राटा है, वो चीज़ें हैं अपनी जगह पर, लेकिन हम पाइथन के ऊपर काम करेंगे। हम लोगों ने पाइथन जो है बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइथन का तरीकाकार ये होता है कि यू हैव योर मशीन, उसके अंदर आपने पाइथन को इंस्टॉल किया और जो भी आप पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करेंगे, पिप के ज़रिए से आप लोगों ने पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल किए होंगे। जब आप पाइथन का कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो जाके आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, डाटा साइंस के साथ काम करते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पैकेजेस और डिफरेंट वर्जन्स हैं और आपस में उनकी वर्जन्स की कंपैटिबिलिटी के मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे एक वर्जन है आपके पास, एक सॉफ्टवेयर है आपके पास X जिसका वर्जन है 1.8 जो कि काम करता है Y के वर्जन 1.9 के साथ, ठीक है। एक आपके पास Z है जिसका वर्जन 1.2 है जो कि P के वर्जन 3.2 के साथ काम करता है और X के वर्जन 1.7 के साथ काम करता है। अब आपने Z को भी यूज़ करना है और Y को भी यूज़ करना है, ठीक है। तो X का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेंगे, 1.8 इंस्टॉल करेंगे कि 1.7 इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। तो ये मसाइल बड़े कॉमन हैं, होने नहीं चाहिए लेकिन बहरहाल हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप X को इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन के अंदर तो या 1.8 करेंगे या 1.7 करेंगे। 1.8 करेंगे तो 1.7 वाला नहीं यूज़ कर सकते, 1.7 करेंगे तो 1.8 नहीं यूज़ कर सकते और करने आपने दोनों हैं। समझ आ गई मसले की? वर्जन के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक टाइम पे एक सॉफ्टवेयर के मल्टीपल वर्जन या एक लाइब्रेरी के मल्टीपल वर्जन आपने इंस्टॉल करने होते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक। उसका सोल्यूशन हम ये करते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इंस्टॉल इन आवर ओन मशीन, अपनी एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करने की जगह पे हम यहाँ पे एक छोटा सा एक बबल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है जी। उस बबल के अंदर हम वो सारे काम करेंगे जो कि X का वर्जन 1.8 मांगता है। जब 1.7 वाला काम हमने करना होगा उसको हम एक और बबल में क्रिएट करेंगे और इसको हम यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा हम एक बबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर अपना पाइथन होगा, अपनी लाइब्रेरीज होंगी, उसका उस बबल से बाहर कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल एनवायरनमेंट, ठीक है जी। तो जिस तरीके से हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी कि एक मशीन के ऊपर वर्चुअल मशीन थी, उस तरीके से अब इस पूरी एनवायरनमेंट के अंदर हम एक छोटी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे विच इज कॉल्ड ए वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसको पाइथन की टर्मिनोलॉजी में वर्चुअल ENV कहा जाता है, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो हम अभी करने ये लगे हैं कि सबसे पहले एक छोटी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अभी तो हमें ये मसला नहीं आया, लेकिन आप करते इस तरीके से हैं, पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर अपने पैकेज इंस्टॉल करेंगे। कल को ये फायदा होगा कि जिस तरीके से वर्चुअल मशीन एक मशीन से उठा के हम दूसरी मशीन पे ले जा सकते थे, उस तरीके से ये वर्चुअल एनवायरनमेंट जो हम अपनी पैकेज करके किसी और मशीन के ऊपर ले जाएंगे तो हमारी सारी लाइब्रेरीज, जितनी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, प्लस हमारा कोड सारे का सारा एक साथ वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है जी। वर्चुअल एनवायरनमेंट और वर्चुअल मशीन में फ़र्क ये है कि वर्चुअल मशीन पूरी एग्जीक्यूशन आपको प्रोवाइड करती है और वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको सारी लाइब्रेरीज, पैकेजेस, फाइल्स सारी एक जगह पे जमा करके दे देते हैं जिनके आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते और कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें अलग दूसरी किसी एनवायरनमेंट में पड़ी होगी, ठीक है जी। ये बातें मैं आप लोगों को ब्रीफ बताता जाऊंगा यहाँ पे, बाकी यू विल हैव टू लुक देम अप, ठीक है जी। तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से काम करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बताऊंगा, यू विल गेट टू द लेवल वेयर यू कैन यूज़ देम। लेकिन जो इनकी बाकी मोटिवेशन और तफसीलात होती हैं वो सारी की सारी आपको जाके इंटरनेट के ऊपर थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। सो लेट्स गो हेड फर्स्ट एंड ट्राई टू सेट अप अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। उसके बाद हम उसके अंदर वो पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं जो कि हमें चाहिए काम करने के लिए, ठीक है जी। तो हम जुपिटर नोटबुक जो आपने पहले इस्तेमाल की हुई है उसका काइंड ऑफ लाइक एन एडवांस वर्जन नया आया हुआ है, जुपिटर लैब, उसको सेटअप करेंगे और उसके अंदर 2-3 और चीज़ें उनको सेटअप करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद सम डाटा, ठीक है। सो लेट्स गो ओवर देयर जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि एनाकोंडा की डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर लें पाइथन की, ठीक है। पाइथन 3.8 आजकल वर्जन चल रहा है, जो भी पाइथन 3 का वर्जन हो उसको इंस्टॉल कर लें। 2 इज़ फिनिश, 2 मत इस्तेमाल करें। अब अगर आप विंडोज़ में हैं फॉर सम रीज़न तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोल के उसके अंदर ये काम करेंगे जो कि मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि इफ़ यू आर गोइंग टू गो इनटू डाटा साइंस और मशीन लर्निंग यू गो विद यूबंटू और इफ़ यू हैव अ मैक तो उसके ऊपर काम करें, ठीक है। मैं मैक के ऊपर कर रहा हूँ, द कमांड्स आर गोइंग टू बी फेयरली सिमिलर। बाय नाउ यू शुड बी एबल टू लुक देम अप ऑन योर ओन इफ़ यू आर ऑन विंडोज़, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम लोग जाके पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। सो उसका तरीका कार्य है कि जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक कमांड आ जाती है विच इज़ कॉल्ड कोंडा। आप करेंगे कोंडा क्रिएट और यहाँ पे आगे आपने उसको बताना है कि कौन सी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, ठीक है।
तो तरीक़ाकार ये है कि आप उसको किसी जगह पे चले जाएं, ठीक है। सो आई एम इन माई होम फोल्डर के अंदर टेम्प और टेस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे अब हमने एनवायरनमेंट अपनी क्रिएट करनी है। व्हाट वी वांट इज़ कि उस एनवायरनमेंट की जितनी भी फाइलें हैं वो सारी इस जगह पे एक फोल्डर में डाली जाएं, ठीक है। तो कॉन्डा को हम ये बताएंगे कॉन्डा क्रिएट, और हम इसको कहेंगे डैश डैश प्रीफिक्स इज इक्वल टू प्रीफिक्स डॉट स्लैश स्टैट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स की एनवायरनमेंट हम ये क्रिएट करें। तो इस प्रीफिक्स का क्या मतलब है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर स्टैट्स डैश env नामी एक डायरेक्टरी क्रिएट करो और उसके अंदर मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट की सारी तफसीलात जो है वो उसके अंदर डाल दो, ठीक है। जितनी फाइलें इसको चाहिए होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर डाल दो, ठीक है। ये मैंने किया। तो ये आपके कह रहा है कि मैं पाइथन का आपके लिए एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा हूँ। येस ने कह दिया कि जी मैं कर दूँ, हाँ जी आपने इसको येस कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको बता रहा है कि इस एनवायरनमेंट को आपने कैसे एक्टिवेट करना है। अभी अगर मैं पाइथन लिखता हूँ तो मेरी जो मशीन के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड है, जो मेरी बड़ी एनवायरनमेंट है, वो पाइथन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, उस पूरी पाइथन को मत इस्तेमाल करो, अब इस एनवायरनमेंट के अंदर जाके उस पाइथन को इस्तेमाल करो। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग एन एनवायरनमेंट। ये ऐसा है जैसे आप लोगों ने डॉकर के अंदर आप चले गए थे, शेल के अंदर चले गए थे, या ये है कि वर्चुअल मशीन के अंदर आप किसी और मशीन के अंदर SSH करके चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट द सेम आइडिया कि आप यहाँ पे इसके अंदर चले जाएंगे, आप कहेंगे कॉन्डा एक्टिवेट और यहाँ पे आप इसको बता देंगे स्टैट डैश env, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है जी। अगर आप ये काम करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत लंबा चौड़ा सारा एक पाथ लिखा हुआ नजर आएगा, विच इज़ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग, ठीक है। वो थोड़ा सा तंग करता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप करें कॉन्डा कॉन्फिग डैश डैश सेट env अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आप इसको बताएं कि प्रॉम्प्ट, ये जो एनवायरनमेंट का प्रॉम्प्ट है जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये किस किस्म का होना चाहिए। तो ये इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाओ और यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे आप लिख दें नेम, ठीक है। तो ये नेम स्टैंड्स फॉर, ब्रेसेस के अंदर नेम स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट का नाम। ये नज़र आएगा तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी नज़र आ रहा है ना, स्टैट डैश env ब्रैकेट और फॉरन एरो है उसके बाद। यहाँ पे देखें मैं एक छोटी सी स्पेस लगा रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क नज़र आ जाए, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट्स होंगे, पैरेंथेसिस, दरमियान में एनवायरनमेंट का नाम होगा और फिर उसके बाद एक छोटी सी स्पेस होगी और बाकी का प्रॉम्प्ट उसके बाद आएगा, ठीक है। ये आप करेंगे तो आपको फिलहाल कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। करना क्या है, कॉन्डा डीएक्टिवेट, इससे आप उस छोटी एनवायरनमेंट से निकल के बाहर आ जाएंगे, जैसे आप SSH से एग्जिट करके बाहर आ जाते थे, ठीक है। ये हम बाहर आ गए। अब आप देखें आपका यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अब आप इसको दोबारा कर लें, कॉन्डा एक्टिवेट डॉट स्लैश स्टैट डैश env, ठीक है। तो आप उसके अंदर चले जाएंगे अपनी एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ये देखें स्पेस यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रही है ना, तो आपका प्रॉम्प्ट जो है इसकी वजह से चेंज हो गया है। एक बात ये ख्याल रखेंगे कि आपका जब आपने किसी डायरेक्टरी के अंदर कॉन्डा की एनवायरनमेंट क्रिएट किया तो यू हैव टू cd इनटू दैट डायरेक्टरी और उसके बाद फिर आप कॉन्डा एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। सो आई वॉज इन दिस डायरेक्टरी, जब मैंने यहाँ पे अपनी एनवायरनमेंट क्रिएट की थी, तो आई हैव टू बी इन दिस डायरेक्टरी जब मैं इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो जिस डायरेक्टरी में आपने जाके अपनी एनवायरनमेंट क्रिएट की है वहीं पे जाके आपको उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब ये एनवायरनमेंट हमारी क्रिएटेड है, इसके अंदर अभी कोई पैकेज भी इंस्टॉल नहीं है, तो हम इसके अंदर कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें अभी चाहिए इमीडिएटली, एंड दोज आर कॉन्डा इंस्टॉल जुपिटर, ठीक है। जुपिटर लैब को मैं इंस्टॉल करूँगा। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू जुपिटर नोटबुक, थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा। मुझे पैंडास चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली आपके डाटा को मैनेज करने की लाइब्रेरी है, थोड़ी देर में देखते हैं। और मुझे चाहिए मैटप्लॉटलिब। जैसे जैसे चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं इंस्टॉल करता जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं इनको अभी इन तीनों को इंस्टॉल करूँ। व्हेन यू हिट एंटर इट्स गोइंग टू शो यू एवरीथिंग के जो इसने इंस्टॉल करनी है, एंड देन इट विल आस्क यू फॉर कन्फर्मेशन। ये कंफर्म आप कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ये पहले से इंस्टॉल किया 50-60 MBs हैं, तो मैं अपनी जो पहले से इंस्टॉल्ड एनवायरनमेंट है वो उसके अंदर जाके इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है जी। तो ये पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं और मैं अपनी एनवायरनमेंट के अंदर हूँ। अब मैं अपना जुपिटर लैब स्टार्ट करूँगा यूजिंग द कमांड जुपिटर लैब। जैसे आप जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करते थे उसी तरीके से जुपिटर लैब स्टार्ट करेंगे आप। व्हेन यू हिट एंटर तो आपका ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसी तरीके से ओपन हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क विद दी जुपिटर लैब, ठीक है जी। तो इसको अभी देखते हैं जी। जब ये जुपिटर लैब स्टार्ट होती है तो यू गेट अ व्यू लाइक दिस। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द जुपिटर नोटबुक, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर कुछ फ़र्क है, कुछ इसके अंदर फ़वाइद हैं, एंड इट्स रिकमेंडेड कि अब आप लैब को इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ जुपिटर नोटबुक। सो यू कैन गो टू दिस प्लस और यू कैन स्टार्ट अ न्यू नोटबुक यूजिंग क्लिकिंग ऑन दिस पाइथन 3, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से नोटबुक मिल जाएगी विच इज़ एक्जैक्टली द सेम एज जुपिटर नोटबुक, ठीक है। IPyNB इसकी एक्सटेंशन है। हमने यहाँ पे पहले से एक बनाई हुई है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसके अंदर चले जाते हैं। एंड इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो दिस गोज अवे और ये अब आपके पास नोटबुक आ गई जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट करेंगे पैंडास को। सो पैंडास एसेंशियली अ डाटा मैनेजमेंट लाइब्रेरी। सो इट्स गोइंग टू रीड योर फाइल्स। आपकी डाटा फाइल्स जो है उसको रीड करेगा और उसका डाटा आपको प्रोवाइड करेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क विद दैट।
जिस तरीके से आपके पास डाटाबेस होता था और आप एसक्यूएल की क्यूरीज के जरिए से डाटा निकालते थे, उस तरीके से पैंडास जो है आपको CSV फाइल्स के साथ और इस तरह नॉर्मल फाइल्स के साथ काम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। तो हम पैंडास को इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी। इसको सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लें। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको इंस्टॉल कर लिया था यहाँ पे अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट में। सो इफ़ यू से इंपोर्ट पैंडास एज PD, सो दिस अगेन एज PD इज़ बाय कन्वेंशन, बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर लोग जो है एज PD करके इसको इंपोर्ट करते हैं, तो आप भी इसको एज PD करके इंपोर्ट करें। फिर हम ये करेंगे कि इसको बताएंगे कि जी हमारा फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो डाटा के फोल्डर के अंदर एनहेंस जो है आपके पास एक CSV फाइल है। सो दिस इज़ द डाटा सेट फॉर नेशनल हेल्थ एंड समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। उसको देख लें। हेल्थ का कुछ वो है जो कि सर्वे वगैरह उन्होंने किया हुआ है, काफ़ी तफसीली इसके अंदर डाटा होता है। हमने एक छोटा ब्रीफ इसके अंदर वो लिया हुआ है, ठीक है जी। सो ये बता देता हूँ बल्कि मैं आपको कि एनहेंस जो है वो यहाँ पे अगर आप चले जाएँ तो दिस पॉपुलर डाटा सेट इज़ अवेलेबल, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे। इसके काफ़ी तफसीलात यहाँ पे दी हुई हैं, थोड़ी देर बाद इसके ऊपर आते हैं, ठीक है जी। सो राइट, सो दिस इज़ आवर URL और इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं रीड CSV। आपको याद होगा बिल्कुल, आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने CSV से एक फाइल डाटा रीड किया था। हम लोगों ने क्या किया था, CSV से हमने लाइन बाय लाइन डाटा रीड किया था, उसको हमने स्प्लिट किया था और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक एक लाइन को दोबारा स्प्लिट करके कॉलम्स के अंदर डाला था। लिस्ट हमने क्रिएट की थी, लिस्ट ऑफ लिस्ट, और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ काम किया था, बेसिक मैनिपुलेशन की थी, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि अभी तक याद नहीं होगा, लेकिन इतना याद होगा कि CSV फाइल को हमने रीड किया था और CSV फाइल के साथ हमने कुछ काम किया था। सो दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कम्स इन। नाउ यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि पैंडास कैसे काम करता है। हमने इससे सिमिलर एक काम किया था। somehow we read the CSV फाइल और उसको हमने स्प्लिट करके एक टेबल सा बना लिया था अपने लिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ लिस्ट्स इज अ टेबल। तो एग्जैक्टली वही चीज़ जो है अब यहाँ पे ये कर रहा है। कैसे कर रहा है, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर ओनली गोइंग टू से PD.read CSV और इसको हम ये URL दे देंगे। दिस रिलेटिव पाथ, अगेन याद होगा कि रिलेटिव पाथ क्या होता है, करंट डायरेक्टरी से आगे कहाँ पे। तो रिलेटिव पाथ आपने इसको दे दिया और अब आप इसको जब ये करेंगे तो दिस विल रीड द डाटा फॉर यू। अब आप अगर DA करें तो ये आपको दिखा रहा है कि इसने डाटा जो है ये इस किस्म के टेबल में रीड कर लिया, ठीक है जी। सो एसेंशियली नाउ वी हैव द डाटा इन दिस टेबल एंड नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग विद दिस। तो अभी देखते हैं कि इस डाटा के साथ हम क्या कर सकते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ व्हाट द डाटा लुक्स लाइक, ठीक है। हम बहुत तफसील में नहीं जाना चाह रहे, सिर्फ एक फील लेनी है यहाँ पे। सो एज यू कैन सी आपके पास यहाँ पे कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम्स हैं। तो ये रोज जो हैं आपको कैसे पता चलेगा, तो ये डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। सो दिस इज कॉल्ड योर डाटा सेट, जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। आपके पास ये सारे बंदे हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं, एक एक बंदे का इसके अंदर रिकॉर्ड है। सो अप्रॉक्सीमेटली क्या 5735 आपके पास बंदे हैं। हर बंदे का आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड है और ये कॉलम्स जो हैं उसकी मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं। उसका हाइट होगी, उसके वेट हो गया, क्या खाता है क्या नहीं खाता, एज है, ओवर वेट है नहीं है, इस किस्म की बहुत सारी बातें जो कि आप यहाँ पे देखें बड़े अजीब अजीब से नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये अजीब नाम क्यों है उसकी अपनी एक वजह है, लेकिन हमने ये देखना है कि भाई ये नाम क्या है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पे BMXWT ये क्या चीज़ है, ठीक है। BMX साइकिल है कि क्या चीज़ है, तो इसको देखना है थोड़ा सा यहाँ पे। उसका तरीकाकार ये है कि हम डाटा सेट के उस पर जाएंगे और वहाँ पे जाके ये जो डाटा सेट का पेज है इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने तफसील बताई हुई है उसके अंदर, ठीक है। सो स्पेसिफिकली इफ़ यू गो टू लेट्स से बॉडी मेजर्स कोड ब्लॉक, तो इसमें आपको नज़र आएगा यू सर्च फॉर BMXWT, तो ये आपको बता रहा है कि दिस इज़ द वेट इन kg, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे अगर आप वापस जाएं तो आप ये जाके देख सकते हैं कि ये बंदा जो है, बंदा नंबर 0, इसका वेट जो है BMXWT दैट वाज 94.8 किलोग्राम्स। एनीवे सो ये आपके पास यहाँ पे डाटा को देखने का तरीका है। तो कुछ चीज़ें आपको जाके डॉक्यूमेंटेशन में देखनी पड़ती हैं डाटा सेट की, लेकिन इसके बाद फिर हम बाकी का एनालिसिस को शुरू कर सकते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि ये वेट है, अब आप कह सकते हैं कि भाई मुझे वेट की एवरेज बताओ, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा देख लें। हमने यहाँ पे जब DA किया था तो इसने सारा डाटा मुझे आउटपुट कर दिया। हमने देखना डाटा कितना है, ठीक है। व्हेन यू आर वर्किंग विद डाटा यू नीड टू गेट अ फील ऑफ इट। डाटा कितना है, कितने लोग हैं, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, रेंजेस किस किस्म की हैं, कौन से कॉलम का किस किस्म का डाटा है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तफसील में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट यू नीड टू गेट अ फील ऑफ दिस वेरी लार्ज डाटा, ठीक है। पहले तो ये लार्ज है कि नहीं है इसको देखें। तो उसका तरीकाकार ये है कि यू गो एंड से DA.shape, तो ये आपको बताएगा कि 5735,28। तो ये शेप जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इसको तफसील से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ट्यूपल जो कि इसने आपको DA.shape ने रिटर्न किया है, दैट इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी। ये दो इसने आपको रिटर्न किया, तो इतनी रोज हैं और इतने कॉलम्स हैं, तो हमें क्लियरली पता चल गया कि ये चीज़ है। अब आप ये देखें कि 5,500 डाटा हम अगर क्लास में स्टैट्स या प्रॉप कर रहे होते हैं तो हम आपको टेबल दिखाएंगे भी तो 2-3 वो दिखाएंगे वैल्यूज़
कॉलम्स दिखाएंगे और 10, 12, 20 आपको हम रोज़ दिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे जब ये स्केल आपके सामने आएगा तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। हम अगर ये देखना चाहते हैं भाई ये सारे मुझे मत बताओ, सिर्फ शुरू के कुछ बताओ, तो एक हेड का फंक्शन है आपके पास da.head, तो इट विल शो यू ओनली द फर्स्ट 4-5 वैल्यूज़। ठीक है, कॉलम सारे बताएगा और आपके पास शुरू की 5 आपको रोज़ बताएगा। एक ये देखें यहाँ पे दरमियान में इसने डॉट डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि भाई दरमियान में और भी बहुत सारे कॉलम है, मैं सारे आपको नहीं दिखा रहा। जो आपको कॉलम चाहिए आप मुझे वो कहें, मैं आपको वो बताऊँगा। ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको देखते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जी हमने वेट देख लिया, हम ये कहते हैं भाई मुझे सिर्फ बंदों के वेट्स रिटर्न करो। तो हम कहेंगे DA और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर BMXWT। तो आप ये देखें कि स्क्वायर ब्रैकेट्स किस चीज़ का सिंटेक्स है, डिक्शनरी का। सो इसेंशियली व्हाट दिस टेबल दैट यू आर गेटिंग, ठीक है, ये जो टेबल आपको ये रिटर्न कर रहा है DA, आपके पास ये जो आपने रीड CSV किया था, इसने जो टेबल किया, ये रीड किया यहाँ पे, इसको पैंडास जो है, पैंडास की लाइब्रेरी है ना जो हम यूज़ कर रहे हैं, पैंडास इसको कहता है डाटा फ्रेम। ठीक है, टेबल को फ्रेम वो कहता है, बस इसका नाम है फ्रेम। तो ये फ्रेम है क्या चीज़? दिस फ्रेम इज इसेंशियली अ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या करती है, आपसे की लेती है और आपको वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर। आप इसको जो की देंगे दैट इज गोइंग टू बी द कॉलम का नाम, और जो वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग वो आपको रिटर्न करेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है जी, बात समझ आइए। ये एक ऐसी डिक्शनरी है, डाटा फ्रेम जो है, समझने के लिए कह रहा हूँ, बात बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है लेकिन समझने के लिए कह रहा हूँ कि एक ऐसी डिक्शनरी है कि जब आप इसको कोई की देंगे, दैट की इज गोइंग टू बी द कॉलम का नाम, और ये आपको जो वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी अ लिस्ट, एंड दैट लिस्ट इज गोइंग टू होल्ड ऑल द वैल्यूज इन दिस कॉलम। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो इफ यू से DA BMXWT, तो ये देखें आपको वैल्यूज रिटर्न करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इट्स काइंड ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 7 3 5, क्योंकि इतनी आपके पास रोज है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझें कि आपके पास ये एक तरीका है डाटा फ्रेम में से डाटा निकालने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनको देखते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से इससे एक कॉलम को निकाल रहे हैं। अब ये कॉलम जब मैंने निकाल लिया, तो अब इस कॉलम के साथ मैं मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसका सम ले सकता हूँ, मैं इसकी एवरेज ले सकता हूँ, मैं इसके बहुत सारे काम कर सकता हूँ। लेकिन पहला काम जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि वी आर गोइंग टू ट्राई एंड विजुअलाइज दिस डाटा इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज, जो कि मुझे सिर्फ एक नंबर देगा। आई वॉन्ट टू विजुअलाइज इट कि ये किस किस्म का डाटा है। ठीक है, वेट्स सारे एक जैसे हैं या अलग अलग किस्म के हैं, कैसे हैं, उनको पहले देखना चाहते हैं। ठीक है, सो डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो हम इस डाटा की तो बाद में करते हैं। पहले हम डाटा विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं एक सिंपल से डाटा की। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये y की कुछ वैल्यूज़ हैं 6 7 2 4 5। इसको मैं एक प्लॉट करना चाहता हूँ एक लाइन प्लॉट में। लाइन प्लॉट किस तरीके से होता है आपके पास? सो इन लाइन प्लॉट यू हैव एन x एक्सेस एंड अ y एक्सेस। तो y वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या है 6 7 2 4 5। x एक्सेस के ऊपर 1 2 3 4 और 5। 1 के ऊपर आपके पास वैल्यू आएगी 6। सो लेट्स से 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 के ऊपर आपके पास वैल्यू है 6, तो वी गो 1 एंड 6, यहाँ पे आपने क्रॉस लगा लिया। 2 के ऊपर वैल्यू है 7, सो 2 के ऊपर वैल्यू 7। 3 के ऊपर वैल्यू है 2। सो दिस इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, आगे जो भी आपके पास वैल्यूज होगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू वांट टू प्लॉट। अगेन यू वांट टू डू इट यूजिंग द कोड, बिकॉज ये आप देख सकते हैं कितनी गंदी सी डायग्राम मैंने बनाई। आप भी बनाएंगे तो आप लोग शायद ज़्यादा साफ बना लें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके ऊपर। सो वी आर गोइंग टू डू दिस यूजिंग आवर टूल। सो द टूल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज मैटप्लॉटलिब। उसका तरीकाकार ये है कि यू इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब। ठीक है, प्लॉटिंग की लाइब्रेरी है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर जब हम ग्राफ कहते हैं तो उससे वो ग्राफ मुराद होता है जो कि हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों ने एल्गो में भी पढ़ा होगा, वो ग्राफ मुराद होता है। यहाँ पे हम इसको कहेंगे प्लॉट। ठीक है, चार्ट या प्लॉट कहा जाता है, प्लॉट इज मच मोर कॉमन। तो प्लॉट जो है हम वो करेंगे, उसके लिए लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। पहले हमने इसको इंपोर्ट किया। ठीक है जी, फिर हम लोगों ने इसके अंदर मैटप्लॉटलिब के अंदर स्पेसिफिकली प्लॉटिंग के लिए एक पैकेज है जिसको फंक्शन है जिसको पाईप्लॉट कहते हैं, पाइथन प्लॉटिंग। उसको हम एज PLT इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा सारा नाम हम नहीं लिखना चाहते। ये मैटप्लॉटलिब जो है बड़ी पुरानी लाइब्रेरी है, तो उस ज़माने में नेमिंग कन्वेंशन बड़ी अजीब सी थी, तो बस इसको इसी तरीके से लोग करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, कुछ अर्से बाद ये मसला खत्म हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट। ठीक है, आखिरी जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है दैट इज मैटप्लॉटलिब इनलाइन। जब आप मैटप्लॉटलिब को कहते हैं ना कि कोई ग्राफ बनाओ, तो वो एक नई विंडो खोलता है। हम इसको कहते हैं नई विंडो मत खोलो, इसी जुपिटर नोटबुक के अंदर मुझे ये शो कर दो। ठीक है, ये 3 चीज़ें बस ऐसी ही लिखनी होती हैं, कुछ अर्से बाद आपको खुद समझ आ जाएंगी, बहुत टेंशन मत लें इसके ऊपर। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम इसको कहते हैं कि इस चीज़ को प्लॉट करो, तो उसका सिंपल सा फंक्शन क्या है, हम कहते हैं PLT। ये जो PLT हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, हम कहते हैं PLT.plot y, और इस प्लॉट को शो कर दो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू प्लॉट दिस एंड शो इट टू अस। ठीक है, तो इसने हमें शॉर्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन वैसी वैल्यू है जो कि हम लोगों ने वहाँ पे कागज़ पे बनाई थी। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे समझने की बात ये है, कंप्यूटर साइंस में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट स्पेसिफिकली फ्रॉम अ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी परस्पेक्टिव, वेन एवर यू हैव अ प्लॉट यू नीड टू हैव इट्स लेबल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1.5 2.0, ये क्या है? गधे हैं, घोड़े हैं, अंडे हैं, चूहे हैं, क्या चीज़ें हैं ये? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने अपने यूनिट्स लगाने हैं यहाँ पे, तो यूनिट्स तो इसने ऑटोमेटिकली आपके लिए लगा दिए। आपने बताना है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। आपने प्लॉट का टाइटल लगाना है कि ये प्लॉट किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, हम किस चीज़ का प्लॉट कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिलहाल वैसी डमी वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं तो हम वो लिख लेंगे। ठीक है, हमने बताना है एक्स के ऊपर क्या है और उसकी यूनिट्स क्या हैं। अगर टाइम है तो सेकंड्स में है कि मिनट्स में, किस चीज़ में, ये सारी बातें आपको डेफिनेटली बतानी है। ठीक है जी, तो ये जाके हम यहाँ पे ऐड करते हैं। हम पहले कहेंगे plt.figure और फिगर का साइज़ मैंने इसको बता दिया 10,5, तो 10,5। ठीक है, लेंथ और विड्थ इसकी मैंने बता दी, थोड़ा सा ज़रा इसकी साइज़ बड़ा हो जाए। ठीक है, फिर मैंने उसी तरीके से इसको प्लॉट किया, तो मैं इसको कह सकता हूँ प्लॉट करो वाई को। टाइटल, पीएलटी का टाइटल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल प्लॉट। ये कोई भी हो सकता है, मीनिंगफुल टाइटल होना चाहिए। यहाँ पे मीनिंग है नहीं। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ हैं, डमी वैल्यूज़ हैं, तो इसमें मैंने एक्स वैल्स लिख दिया, दिस इज़ इन सेकंड्स, और वाई वैल्स मैंने लिख दिया, दिस इज़ इन मीटर्स। ठीक है, तो यूनिट्स इस तरीके से आपने सारे लिखने हैं। ग्रिड भी मैं बनाना चाहता हूँ तो ग्रिड भी डॉट ग्रिड कर दिया, तो इससे ग्रिड शो हो जाती है, और फिर मैंने इसको कहा डॉट शो। तो अब ये देखें, अब आपके पास एक बेहतर जो है प्लॉट नजर आ गया। इसमें और इसमें फ़र्क देखें, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा ऊपर वाले में कि ये क्या है। ठीक है, गधे घोड़े क्या चीज़ें, और यहाँ पे आपको काफ़ी पता चल रहा है कि भाई दिस इज़ आवर एग्जाम्पल प्लॉट, और इसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर सेकंड्स हैं और वाई एक्सिस के ऊपर मीटर्स हैं। ठीक है जी, तो ये यूनिट्स लगाना, दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, दिस इज़ नेसेसरी। आपकी जो ये ग्रिड है, ठीक है, ग्रिड के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो यूनिट्स हैं ये होने चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए एक्सिस की। ये बातें आपको पता होंगी पहले से, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ एसेंशियल। ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स को जब लोग मिस यूज़ करते हैं तो दिस इज़ वन टूल कि आप इन चीज़ों को ख़राब करके मिस यूज़ कर सकते हैं, लोगों को मिसलीड कर सकते हैं, लोग करते हैं। एंड यू नीड टू बी अवेयर कि जब कोई बंदा आपको मिसलीड कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, एनीवे वो अलग डिस्कशन है, उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाते। वापस इसकी तरफ आते हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने ये जो वेट्स हमने ऊपर यहाँ पे निकाले थे, जब हमने ये बेसिक प्लॉट कर लिया, तो अब हम जाके ये जो वेट्स हमने यहाँ पे निकाले थे इनको प्लॉट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि y क्या है, इट्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और ये जो इसने आपको रिटर्न किया, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सो इट्स एब्स्ट्रैक्शन, इट्स गोइंग टू बिहेव लाइक अ लिस्ट। ये हम इसको प्लॉट को भिजवा सकते हैं। ठीक है, इट्स गोइंग टू बिहेव लाइक अ लिस्ट, इनपुट आउटपुट वैसा ही है, तो इंटरनली ये जैसे भी रिप्रेजेंटेड है, वी डोंट केयर, एब्स्ट्रैक्शन। सो वट वीर गोइंग टू डू इज वीर गोइंग टू कॉपी दिस होल थिंग। ठीक है, इस एग्जैक्ट चीज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने कहा कि इसको प्लॉट करो। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैं जो प्लॉट करना चाह रहा हूँ, मैं लाइन प्लॉट नहीं करना चाह रहा, मैं इसको प्लॉट करना चाह रहा हूँ कि ये डिफरेंट वैल्यूज तो लगाओ लेकिन दरमियान में लाइन मत ड्रॉ करो। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख लें, अगर आप कहते हैं कि एक बंदे का वेट इतना है और दूसरे बंदे का वेट उतना है, तो दरमियान में लाइन लगाने की कोई मकसद इसलिए नहीं है क्योंकि 1.5 नामी कोई बंदा नहीं है बीच में। ठीक है, बंदे नंबर 1 का वेट जो है वो इतना है, बंदे नंबर 2 का वेट इतना है, तो दरमियान में लाइन लगाने का क्या मतलब है? लाइन ये होती है जब आप ट्रेंड शो करें कि यहाँ से अगर आप यहाँ जाएंगे तो क्या वेट होगा, तो पर्सन 1 से पर्सन 2 जाना डज नॉट मेक मच सेंस। अगेन ये हम तफसील से बाद में जाके बात करेंगे, फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ अ लाइन प्लॉट आई एम गोइंग टू जस्ट ड्रॉ दी डिफरेंट पॉइंट्स, दरमियान में लाइन उनके नहीं होगी, सो दिस इज कॉल्ड अ स्कैटर प्लॉट। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता और प्लॉट्स भी हमारे पास आते जाएंगे। तो स्कैटर प्लॉट का तरीकाकार ये है कि आप इसको कहते हैं डॉट स्कैटर। अब स्कैटर जो है आपसे सिर्फ y वैल्यूज नहीं लेता, वो आपको कहता है x y दोनों वैल्यूज मुझे दो। ठीक है जी, तो x y के लिए हमारे पास y तो पहले से है। ठीक है, यहाँ पे आप y देख सकते हैं, y इज DA BMX WT, जो कि हम लोगों ने ऊपर निकाला था। ठीक हो गया, ये वो हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। x के ऊपर क्या है, तो x के ऊपर हमारे पास उनके नंबर्स हैं, बंदा नंबर 0, बंदा नंबर 1, बंदा नंबर 2, बंदा नंबर 3। तो हमने क्या करना है, 0 से लेके 5 कितना था 5 7 3 4 तक के नंबर्स बनाने हैं। तो वो नंबर्स बनाने का हमारे पास क्या तरीका है, रेंज का एक फंक्शन है जो कि हमें 0 से लेके वहां तक नंबर रिटर्न करता है। कहां तक नंबर मुझे चाहिए, DA BMXT डॉट साइज। ठीक है जी, अगर इसको मैं ले लूं और मैं यहां पे इसको लिखूं डॉट साइज कितना, तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है। तो इसेंशियली मैं क्या कर रहा हूं, रेंज ऑफ ये चीज, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 0 से लेके 5 7 3 4 तक। ठीक है जी, इस चीज को तहम्मुल से देख लें कि मैं क्या कर रहा हूं। एक्स वैल्यूज निकाली हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम बाय हैंड मैं उसको रेंज से ले रहा हूं। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y वैल्यूज हैं वो मुझे यहाँ पे इस डाटा फ्रेम में से मिल गई, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर मैंने डाटा फ्रेम में लिखा तो नंबर 0 की क्या वैल्यू है 94.8, 1 की वैल्यू है 90.4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने लिया और मैंने इसको डॉट स्कैटर को भेज दिया। ठीक है जी, सो लेट्स डू दिस। ठीक है, ये स्कैटर मैंने कर दिया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें।
टाइटल दे दिया, एक्स लेबल दे दिया, वाई लेबल दे दिया, ठीक है। इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजीब सी खिचड़ी बन गई है, ठीक है। वो खिचड़ी बनने की बहुत सारी वजूहत है। पहली वजह यह है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, लेकिन वैल्यूज़ तो हमने सारी प्लॉट करनी है, उसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी वजह यह है कि अब ये वैल्यूज़ बहुत सारी होने के बाद ये जो आपको छोटे छोटे ये जो डॉट्स से नज़र आ रहे हैं, डॉट्स बहुत बड़े हैं। अगर इनको थोड़ा छोटा कर दें तो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉट्स हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम इनको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि डॉट्स हैं, अगर हम इनको छोटे छोटे क्रॉसेस बना दें तो भी ये थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। अगेन दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, इसको कैसे विजिबल बनाना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको अगर आपने बनाना है तो कैसे करेंगे। आप इसको वैल्यूज़ पास करेंगे, आप कहेंगे एक्स वाई को तो प्लॉट करो, मार्कर को वैल्यू आप दे रहे हैं छोटा सा एक्स, तो ये मार्कर एक बिल्ट इन आर्ग्यूमेंट है आपके स्कैटर का, उसको आप बताते हैं कि मार्कर क्या करो, एक्स करो। यहाँ पे एम ही आप एक्स वाई जेड नहीं लिख सकते, एक्स उसको पहले से पता है कि एक्स का मतलब है छोटा क्रॉस, ठीक है। और आप इसको कहते हैं कि इसका स्केल जो है 0.1 कर दो, इसको बहुत छोटा सा कर दो, ठीक है। एग्जैक्टली इस चीज़ को जब हम प्लॉट करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि दिस लुक्स अ लिटिल मोर विजिबल, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही छोटे हो गए तो आप इसको 0.2 कर लें तो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। 0.5 कर लें, थोड़े और बड़े हो जाएंगे, ठीक है। जितना आपको आसान लगे इसको समझने के लिए, ठीक हो गया। सो हमने क्या किया यहाँ पे, इस जगह पे दोबारा देखें, ये प्लॉट तो होपफुली समझ आ गया होगा। हमने सिर्फ वैल्यूज प्लॉट की, हमने उसको वाई वैल्यूज दी, उसने लाइन प्लॉट कर दिया। यहाँ पे प्लॉट करना चाहते हैं स्कैटर प्लॉट, जिसमें वही एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करते हैं लेकिन दरमियान में लाइन नहीं लगाते, ठीक है। दिस कॉल्ड स्कैटर प्लॉट। एक्स की वैल्यूज हमारे पास कहाँ से आई थी, हमें बहुत सारी वैल्यूज चाहिए थी एक्स की, और वाई की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें चाहिए थी। एक्स वाई की वैल्यूज हमारे पास पहले से थी जो कि हमें डाटा फ्रेम से मिल गई। एक्स की वैल्यूज हमने रेंज से बना ली, तो 0th वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू है, 1 वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू है, 2 वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू है, 3 वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू है। इस तरीके से हमारे पास ये सारे का सारा ये ड्रॉ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये ड्रॉ हो गया तो नाउ वी कैन विजुअलाइज इट। आप इसको देख सकते हैं कि मोस्टली वैल्यूज जो है यहाँ पे दरमियान में लाया कर रही है, समवेयर अराउंड 75 के आसपास कहीं पे, ठीक है। 75-80 के आसपास कहीं पे वैल्यूज लाया कर रही है। नाउ वी कैन गो अहेड एंड एक्चुअली कंप्यूट द एवरेज, कि एक्चुअल एवरेज क्या है। तो आखिरी काम जो इस वीडियो में हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम इसकी एक्चुअल वैल्यू एवरेज की कंप्यूट करते हैं कि भाई एक्चुअल एवरेज वेट कितना है, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ी सी बात है, और वही बात है कि जब आप इसको एक्चुअल रियल वर्ल्ड डाटा सेट के ऊपर, लार्ज स्केल डाटा सेट के ऊपर करते हैं तब वो मसला आपको नजर आएगा। आप जब डमी एग्जाम्पल क्लास में कर रहे हो तो मैं आपको एवरेज कैलकुलेट करो, आप ऐसे कैलकुलेट करके दे देंगे, यहाँ पे एक मसला आएगा, उस मसले को देखें। सो हम किस तरीके से करते हैं, वाई हमारे पास एक लिस्ट है, हमें लिस्ट को सम करना आता है, कैसे सम के फंक्शन को देते हैं वो कर देता है। उसकी हमने काउंट के ऊपर डिवाइड करना है, काउंट हमें करना आता है, आप उसको लेंथ दे दें, वो उसको उसकी लेंथ आपको रिटर्न करके दे देते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड कंप्यूट द सम ऑफ दिस फर्स्ट। ये जब आप करेंगे तो आपको कहेगा नॉट अ नंबर, ठीक है। दिस NaN स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। द प्रॉब्लम इज कि जब आपने रियल वर्ल्ड से ये डाटा कंप्यूट किया तो कोई ना कोई, लेट से बंदा नंबर 3 बीच में आ गया जिसका वेट हम फॉर सम रीजन नहीं कैलकुलेट कर सके। उस बंदे ने वेट करवाया नहीं, चला गया वेट करने से पहले, या किया था डाटा एंट्री ऑपरेटर उसको एंटर करना भूल गया, या कहीं पर डाटा कॉपी करने में रह गया, फॉर वट एवर रीजन वी डोंट हैव द वेट। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इस बंदे के बाकी सारी रोज को भी हटा दो, ठीक है। बाकी डाटा इस बंदे का है, सिर्फ वेट नहीं है, तो हम इसको खत्म भी नहीं कर सकते अपने फ्रेम में से, क्योंकि हो सकता है हमने किसी और डाटा को काम करना हो, किसी और कॉलम पे काम करना हो। और ना हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको इग्नोर कर दें। अब हम उसको सम करते हैं तो ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है नल, तो नल जो है वो सम नहीं हो सकता, ठीक है। नल ये ना नन है, पाइथन में इस तरह समझे नन है, तो यहाँ पे उसको नॉट अ नंबर कहा जाता है, NaN। डाटा साइंस में कॉमन तरीका ये, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी सब जगह पे नॉट अ नंबर इसको कहा जाता है, या मिसिंग वैल्यू इसको कहा जाता है, ये मिसिंग है वैल्यू। अब इसको सम करना है, किस तरीके से हम करेंगे इसको सम। 4 प्लस नॉट अ नंबर प्लस 4 इज नॉट 8, 4 प्लस नॉट अ नंबर प्लस 4 इज नॉट अ नंबर, ठीक है। व्हेनेवर यू हैव वन नॉट अ नंबर तो एवरीथिंग इज नॉट अ नंबर, ठीक है जी। मसला क्या है, नॉट अ नंबर्स हैं बीच में, तो हम क्या कहते हैं, पहले अपने इस पैंडास को कहते हैं, हमें खुद इस मसले को हल करने की जरूरत नहीं है। देखें ये सारे मसाइल आपकी लाइब्रेरीज आपके लिए हल करेंगी, आपने खुद नहीं हल करना। हम इसको क्या कहते हैं कि भाई इस वाई को पकड़ो, उसमें से सारे के सारे जितने NAs हैं, नॉट अ नंबर्स हैं, NaNs हैं, नॉट अ नंबर्स, उन सारी रोज को ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये डाटा फ्रेम में से नहीं ड्रॉप करेगा, ये आपका जो वाई है उसमें से ड्रॉप कर देगा। वाई को हमने दिया हुआ है ना कि ये वाली वैल्यू इसके अंदर डाल दो, उसमें से सिर्फ उन चीज़ों को हटा देगा जो कि नॉट अ नंबर है। तो 4 नॉट अ नंबर, 4 में से नॉट अ नंबर जो है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 4 और 4 रह जाएंगे। अब आप इसको सम कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू y इज इक्वल टू वाई डॉट ड्रॉप NA। जब आप ये कर लेंगे तो अब आप इसको सम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका सम हो गया, और नाउ यू कैन से सम करने के बाद अब आप इसको कह सकते हैं मुझे इसकी एवरेज दे दो। तो नाउ यू कैन सी विजुअली दैट द एवरेज लुक्स समवेयर अराउंड हेयर, जो कि हमें 70, मुझे एटलीस्ट 75 लग रही थी। यू कैन सी दैट इट्स एग्जैक्टली 81.34, ठीक हो गया।
ये आपको बता रहा है इसकी एग्जैक्ट 81.34 एवरेज है। और ये आप देख सकते हैं कि अक्सर लोग यहाँ पे हैं और कुछ लोग जो हैं जो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेट उनका ज़्यादा है, ऊपर है। कुछ लोग हैं जो कि थोड़े यहाँ पे अंडर वेट हैं, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी इज़ ओवर हियर। अब ये वास्ट मेजॉरिटी का जो मैंने बोला है, इसको अब हमने करना है फॉर्मलाइज। इसके ऊपर हमने तफसीली बहस करनी है कि ये डाटा जो है ये इतना बहुत सारा डाटा मुझे विजुअलाइज करके भी बहुत अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा। भाई मैं क्या कहूँ कि अक्सर लोग हेल्दी हैं कि नहीं हैं, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग हेल्दी नहीं हैं, कितने लोग ओवरवेट हैं, कितने लोग अंडरवेट हैं, किस जगह पे कट लगाऊं कि इससे ऊपर लोग ओवरवेट हैं, इससे नीचे लोग अंडरवेट हैं। अगर मुझे कोई कहे भाई मुझे बताओ कि कितने % ऑफ लोग जो हैं वो अच्छे हैं, ये सारी तफसीलात जो हैं ये आगे जाके अब हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर बात शुरू करेंगे कि इतने बड़े स्केल के डाटा के ऊपर जब आपको समराइज उनको करना होता है तो कैसे करते हैं, उसके ऊपर किस किस्म का एनालिसिस आप कर सकते हैं, किस किस्म का डाटा हो सकता है और उस डाटा के ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये हमारे कोर्स के शुरू के पोर्शन का फोकस होगा कि डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, किस किस्म का डाटा हो सकता है, उसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं, कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसकी बेसिस के ऊपर हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अब हम थोड़ी सी थ्योरी शुरू करेंगे आगे।